हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक हमारा होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस। तो आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर 3 में आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा। एक है स्टेट फंक्शन, दूसरा है पाथ फंक्शन और तीसरा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तीन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझेंगे और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग प्रोसेस पे चले जाएंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या हमको पढ़ना है। तो आज हमारा मुद्दा है स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। ये हमारा मुद्दा है आज का। अभी क्या है स्टेट फंक्शंस, ये पाथ फंक्शंस, इनको थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी कहा जाता है। तो आपको पहले मैं बेसिक आइडिया दूं कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। तो बच्चों, हम लोग बेसिकली ना, हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में। ये पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था फिजिक्स में। हमने फिजिकल क्वांटिटी को के बेसिकली क्या कर दिया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने एक को कहा फंडामेंटल क्वांटिटी, एक को कहा डिराइव्ड क्वांटिटी। 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, उसमें हम लोग ये करते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, अगले ही चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी को बोला, क्या बोला, कुछ को बोला स्केलर्स और कुछ को बोला वेक्टर्स। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, दोनों में फर्क ये हो गया, यहां पर डायमेंशंस या बेसिक हम लोग ने देखा कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। समझ में, कुछ को फंडामेंटल माना, बाकी सबको डिराइव मान लिया। और यहां पर डायरेक्शन बेसिस था। बेसिस क्या था, डायरेक्शन। यहां पर क्या था, फंडामेंटलिज्म क्या था, उसका बेसिस था। ठीक है ना, यानी कौन सा उसका फंडामेंटल है, किसको फंडामेंटल मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, वो प्योरली अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमने और भी तरीके से हमने क्या कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया। लेकिन हम लोगों ने इसी चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के फिर से दो हिस्से कर दिए थे। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कहा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और कुछ को कहा कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का हमने दो और डिवीजन किया, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। ये किस पे था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन दी सिस्टम। समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ मैटर इन दी सिस्टम। सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है, इस पर हमने क्या कर दिया, उसको बाइफरकेट कर दिया। तो हम शुरुआत से ही क्या करते आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते आ रहे हैं, अलग अलग बेसिस पर। बात समझ में आई, ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं फिजिकल क्वांटिटी को फिर से डिवाइड करने जा रहा हूं, क्लासिफाई करने जा रहा हूं। अब बेसिस क्या होगा, अब बेसिस होगा पाथ। पहले हमने देखा कि कौन फंडामेंटल है, वो बेसिस। दूसरे में बेसिस क्या देखा था, डायरेक्शन। तीसरे में क्या बेसिस देखा, किस कौन सी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम पे डिपेंड करती है और कौन सी नहीं। समझ में आ गया, यानी अमाउंट ऑफ मैटर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी को अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से दो हिस्सों में बांटने जा रहा हूं। समझ में आ गया, वो दो हिस्से क्या हैं, वो दो हिस्से हैं, एक है आपका स्टेट फंक्शन और दूसरा है आपका पाथ फंक्शन। इसमें बेसिस क्या है, इसमें बेसिस है पाथ। यहां पर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो जिनमें जब चेंज आएगा तो वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि चेंज किस तरीके से आया। समझ आ गया, यानी वो पाथ पे डिपेंड करेगी। और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनमें जो चेंज आएगा, यानी अगर उसकी वैल्यू बदलेगी तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल से फाइनल पहुंचने में कौन सा रास्ता लिया गया है। उनको कहा जाएगा स्टेट फंक्शन। मतलब समझ में नहीं आता है ना, आइए मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी ही है। समझ में आ गया, उसी के अपन ने क्या कर दिए, दो पार्ट्स कर दिए, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन की दो कैटेगरी बनाई, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है, यानी सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे ये पाथ फंक्शन है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचने तक कौन सा पाथ लिया गया था। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अभी मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज, या ऐसे लिखो, विच डिपेंड्स ओनली ऑन, which depends only on
initial and final state of the system and does not depend on the path taken। ठीक है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन सी इनिशियल और कौन से फाइनल स्टेट पे है वो, यानी पहले कितना था और बाद में कितना है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो कैसे लाया गया, पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता। अभी मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है हम लोगों को पढ़ना है वो है पाथ फंक्शन। ठीक है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन बाय द सिस्टम। ठीक है, those physical quantities whose values depends on path taken to brought the change। समझ में आ गया, जब भी हम लोग को चेंज करना है, उस सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाना है, तो कौन से आपने पाथ लिया है ये इस बात पे डिपेंड करता है। कौन से फिजिकल क्वांटिटीज जो पाथ फंक्शंस होंगी उन्हीं को हम लोग पाथ फंक्शंस कहेंगे। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं, तो बेसिक आइडिया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें जब वैल्यू का उसकी वैल्यू का जब चेंज आएगा तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस चेंज आ गया, कैसे आया इस बात पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन पाथ फंक्शन में वो स्टेट फंक्शन होगा, लेकिन पाथ फंक्शन में क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो चेंज किस तरीके से लाया गया है। अभी मैं समझाता हूं एक एक करके, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा ये। आ जाओ, आप जो है बहुत बेसिक एग्जांपल से समझिए इसको। ये मेरे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एक ए है एक बी है। 9 साइड के फिजिक्स में सिखाया जाता है ये। तो ए से बी तक जाने में मैं चाहे ऐसा रास्ता ले लूं या ऐसा रास्ता ले लूं या ऐसा रास्ता ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए से बी तक के पाथ 1 में, पाथ 2 में और पाथ 3 में मैं कैसा भी जाऊं, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप कैसे भी चले जाओ, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट तो हर केस में क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप ये वाले पाथ से जाओ, चाहे ये पाथ से जाओ, चाहे आप ये पाथ से जाओ, इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन तो यही है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि जब इस रास्ते से जाएंगे तो एक्चुअल पाथ अलग है, इस रास्ते से एक्चुअल पाथ अलग है और इस रास्ते से एक्चुअल पाथ अलग है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो मुझे बताओ इनमें से कौन पाथ पे डिपेंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? समझ आ गया? यहां पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है? पाथ फंक्शन है। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है। वो सिर्फ देखेगा इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, बस उसी से उसको लेना देना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर स्टेट फंक्शन है और डिस्टेंस क्या है? पाथ फंक्शन है। क्योंकि डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि पाथ क्या लिया गया है। बात समझ में आ गई? ये पहला एग्जांपल हो गया। बहुत बेसिक से शुरू किया मैंने, और एग्जांपल लेता हूं मैं। आऊंगा अभी थर्मोडायनेमिक वाली क्वांटिटीज लूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, सेकेंड एग्जांपल में एक 5 स्टोरी बिल्डिंग ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एक 5 स्टोरी बिल्डिंग ले लेता हूं। अब वो 5 स्टोरी बिल्डिंग में या 10 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब एक बड़ा सा टावर है मान लो। अब क्या मुझे क्या करना है, कोई आदमी यहां खड़ा है, मुझे उसको यहां से उसके टेरेस पर लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? टेरेस पर लेकर जाना है। यहां से यहां तक की जो हाइट है ना बच्चों, वो h मान ली मैंने। क्या मान ली? h मान ली। ठीक है ना? अब क्या, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। अब जो है यहां से यहां तक जब मैं इसको लेकर जाऊंगा तो मैं चाहे उसको कैसे लेके जाऊं, ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहूं तो क्या करूं, उसको स्टेयर से लेकर के जाऊं।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे सीढ़ी से चढ़ा करके यहां तक का लेकर के चले जाऊं, ये एक तरीका हो सकता है। चाहे तो मैं क्या कर दूं, इसके अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट के जरिए मैं क्या कर दूं, इसको उठा करके यहां पर लेके जाऊं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? चाहे तो मैं क्या कर दूं, उसको स्टेयर से लेके जाऊं, या फिर मैं क्या कर दूं, उसको लिफ्ट के जरिए लेके जाऊं। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh फॉर्मूला। तो चाहे मैं उसको ऐसे लेकर के जाऊं स्टेयर से, तब भी कितनी हाइट पे गया वो? h हाइट पे गया। चाहे मैं उसको लिफ्ट से उठा करके लेके जाऊं, तब भी कितनी हाइट पे गया वो? h हाइट पे गया। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में क्या होगी? सेम होगी। समझ आ रहा है? चाहे वो पाथ 1 ले, चाहे वो पाथ 2 ले। समझ आ गया? पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो क्या करे, पाथ 1 से जाए तब भी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, क्योंकि हाइट तो mgh ही चढ़ा उसने। समझ में आया? हाइट तो h ही चढ़ा। चाहे वो लिफ्ट से जाए तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh ही होगा, क्योंकि हाइट तो h ही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब क्या, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों केसेस में सेम है, 1 में भी और 2 में भी। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये क्या हुआ? स्टेट फंक्शन। इसलिए देखिएगा कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बात करूंगा वर्क की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वर्क की। वर्क डन बाय द लेग्स ऑफ दैट मैन। उस आदमी के पैरों ने कितना वर्क किया, मैं अब इसकी बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जब वो सीढ़ी से चढ़ के जाएगा तो पैर में ज्यादा दुखेगा ना भाई पैर में, तो ये केस में वर्क कुछ और है। और जब वो लिफ्ट से जाएगा तो पैर, बिल्कुल लिफ्ट से जाने में पैर दुखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दुखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट से जाने में पैर नहीं दुखेगा, लेकिन जब वो सीढ़ियों से चढ़ के जाएगा तो पैर दुखेगा। तो दोनों केसेस में जो वर्क है वो अलग अलग है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भले वो सेम हाइट पे जा रहा है, लेकिन वर्क क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने पाथ को बदल दिया, पाथ ये लिया तो पैर में दुखा, पाथ ये लिया तो पैर में नहीं दुखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ज्यादा वर्क होगा और इस केस में वर्क डन बाय द लेग्स ऑफ द मैन क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही? तो वर्क जो है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। 1 वाले में ज्यादा वर्क हो रहा है, ज्यादा पैर दुख रहे हैं, सेकंड वाले में ज्यादा पैर नहीं दुख रहे हैं। तो वर्क क्या है बच्चों? वर्क एक पाथ फंक्शन है। कुछ समझ आया? क्लियर हो गया? आई होप ये ज्यादा अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा देता है चीजों को। ठीक है, चलो भाई ये भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, और एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा आपको कि पाथ फंक्शन क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है। आ जाओ, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अपन क्या करते हैं, एक कटोरा ले लिया मैंने। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक कटोरा मैंने ले लिया। इस कटोरे के अंदर जो है खाली जगह है। इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं भरा है मैंने, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या उसका? 0 है। क्या है इसका इनिशियल वॉल्यूम? 0 है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इसका वॉल्यूम पूरी तरीके से भरना चाहता हूं। यानी क्या, बेसिकली कटोरा पूरी तरीके से भरना चाहता हूं। तो जब पूरा भर दूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? मान लो 5 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर हो जाएगा। मान लो कितना हो जाएगा? 20 मिलीलीटर। तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पानी भर दिया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। अब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं पानी जाकर के नीचे से कुएं से भरूं या अपने नल से भर लूं जाकर के। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों केसेस में मैं पानी भरूंगा और पानी भरने पर कटोरे में जो अमाउंट ऑफ वाटर आएगा वो कितना आएगा? 20 ml का आ जाएगा। समझ आ गया? तो जो वॉल्यूम है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मैंने जो पानी भरा वो मैंने कुएं से भरा या नल से भरा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिर्फ ये देख रहा है कि इनिशियल क्या था? 0, फाइनल क्या है? 20। कुछ समझ आया? क्लियर है? तो वॉल्यूम बताओ, पाथ फंक्शन है क्या? नहीं। वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम स्टेट फंक्शन हुआ। क्या हो गया? वॉल्यूम स्टेट फंक्शन हो गया। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो याद रखिएगा आप लोग। अब मैं आपको लिखा के देता हूं सारी चीजें। आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि क्या है ये। ठीक है, तो स्टेट फंक्शंस जो है, जो आपको याद रखने हैं स्टेट फंक्शंस, वो कौन सा है? PVT। और हग्स से याद रखेंगे। हग्स से आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे HUGS, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। समझ में आ गया? ये सबके सब क्या आपके स्टेट फंक्शन है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पाथ फंक्शन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है, आपको वही याद रखना है, पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन कौन कौन सा है? वर्क,
एंड हीट, वर्क एंड हीट, ये आपके क्या है, पाथ फंक्शंस है। समझ में आ गया, दो ही पाथ फंक्शन है, बाकी सबके सब क्या है, स्टेट फंक्शंस है। क्लियर हो गया, याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये। क्लियर हो गया, आई होप मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है क्या होता है पाथ फंक्शन और क्या होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म अपने को भी समझना है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आइए उसको समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो अभी नया जो हमारा टर्म होगा इसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये क्या चीज है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब हुआ, इफ, ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में भी लिख सकता हूं लेकिन जानबूझकर मैं दो तीन यहां पर टर्म्स इस्तेमाल करूंगा जिससे तुमको ज्यादा आइडिया हो, वो टर्म्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इफ अ सिस्टम इज simultaneously in three equilibriums, that is chemical, thermal and mechanical, then that system is said to be in thermodynamic equilibrium। ठीक है, अगर कोई सिस्टम एक साथ तीनों इक्विलिब्रियम में, कौन कौन से तीन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और साथ साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर वो तीनों इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इनका मतलब क्या है, मैं आपको मतलब समझाता हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम कहेंगे कि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ के वर्ड इस्तेमाल किए ताकि तुमको ये ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले इसमें। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। समझ में आ गया, यानी क्या, अगर हम ये कहेंगे किसी सिस्टम का पीवीटी कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और अच्छे टर्म्स में क्या बोलेंगे, अगर कोई सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम में एक साथ है, कौन कौन सा, थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आगे, क्लियर है, तो इस वजह से मैंने यहां पर आपको समझा दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ a system has constant pressure volume temperature then it is said to be in thermodynamic equilibrium। समझ में आगे, ये भी बोल सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। स्टेट वेरिएबल्स आई होप आप लोगों को पढ़ा दिया है मैंने, मुझे याद नहीं है सेकेंड लेक्चर में मैं कहां तक गया था। स्टेट वेरिएबल्स और बाकी स्टेट ऑफ अ सिस्टम मैंने आपको समझा दिया था लास्ट टाइम, अगर नहीं किया होगा मैं चेक कर लूंगा, उसको आगे के लेक्चर्स में आपको बता दूंगा मैं। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज में ध्यान रखना है आपको, देखिए ध्यान से, वो बता देता हूं मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस अपने को पढ़ने हैं। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए इसका प्रेशर V1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, यहां से आप क्या करते हो, उसको दूसरे स्टेट पे लेके जाते हो, P2, V2 और T2, यहां तक आप इसको लेकर के जाते हो। तब क्या, जब यहां से यहां लेकर के जा रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छुपा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज इधर पे लगेंगे, यहां पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल है, यहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल है। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें प्रोसेस हो रहा है, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एक पर्टिकुलर स्टेट पे जब होगा सिस्टम तभी अप्लाई होगा, यानी यहां पर अप्लाई होगा, यहां अप्लाई हो सकता है लेकिन यहां पर अप्लाई नहीं होगा।
बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा? इसमें हम लोगों ने सीखा कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद अपन ने क्या सीखा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, इस सब आपको मैं बताऊंगा। बहुत डिटेल लेक्चर होगा वो, एक एक चीज कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, तो आप लोग बने रहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।